साल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों के मेहमान 2024 में विश्व ने क्या पाया, क्या खोया, कितनी बर्बादी दे गया तो क्या नया कर गया। वक्त है उन तमाम मसलों के लेखा जोखा का जो पूरे साल सुर्खियों में रहा और जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई। तो आर्थिक नजरिए से विश्व में कितना भूचाल मचा है, विश्व के देशों के बीच किनके रिश्ते मधुर रहे तो किन के बीच खटास आई, किसने किस पर तंज कसा, किसने किसके खिलाफ मोर्चा खोला। इन तमाम विषयों पर आधारित हमारी खास पेशकश क्या खोया क्या पाया। प्रकृति का सीधा और सरल नियम है, जो आएगा उसे जाना भी पड़ेगा। इस धरती पर चिरस्थायी कुछ भी नहीं, यह बात आए और आने वाले समय पर भी लागू होती है। साल 2024 का ये अंतिम पड़ाव है और इस पूरे साल को चुनावी साल के नजरिए से देखा गया है। साल 2024 ही था जब भारत और अमेरिका में चुनाव हुए। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां तीसरी बार सरकार स्थापित कर पूरे विश्व को चौंका दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता पर धमाकेदार वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। वैश्विक मसले 2024 पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच भारत में लोकसभा चुनाव कराया गया। चुनाव परिणाम 4 जून को जारी किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर जीत हासिल हुई। उसने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कुल 234 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। अन्य दलों को 17 सीटें मिली। सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाले दलों की बात करें तो बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी की इस जीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर
हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव का मतदान हुआ। इसमें पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया। रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लिया। ट्रंप की इस जीत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह के बदलाव आने के संकेत मिलने लगे। इसमें सबसे बड़ा होगा कुछ देशों पर टैरिफ बढ़ाना। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इजराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा में बदलाव देखने को मिल सकता है। साल 2023 की तरह 2024 में भी इजराइल गाजा संघर्ष पूरे साल खबरों में बना रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के साथ शुरू हुआ ये युद्ध 2024 में पूरे साल चलता रहा। इस युद्ध में अब तक 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इजराइल गाजा युद्ध के अलावा इस समय दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया था और इसी साल पड़ोसी बांग्लादेश में भी ये जो हमले हुए थे, सीरिया में बशर अल असद की सरकार का पतन भी हो गया। ये साल चुनाव के नजरिए से काफी अहम रहा और भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए से चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई तो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की। भारत और अमेरिका के इन चुनावों की गूंज अगले कई दशक तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी। आइए जानते हैं 2024 की ऐसी ही प्रमुख घटनाओं के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था।
इसके बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की। पहले उसने हवाई हमले किए और बाद में जमीनी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में अब तक 45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। इस हमले की वजह से गाजा से लाखों लोगों की आबादी विस्थापित हुई। इजरायली हमले में गाजा पट्टी अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल ने अब तक हमास के कई बड़े नेताओं को खत्म कर दिया। साल 2024 में इस युद्ध को रुकवाने के कई प्रयास हुए, लेकिन इसमें अब तक सफलता नहीं मिली है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में यह युद्ध न रुका तो अगले साल 24 फरवरी को यह युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने में दिलचस्पी दिखाई है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 से सत्ता संभालने वाले हैं। अगर वह इस युद्ध को रुकवा देते हैं तो यह उनकी बड़ी कामयाबी होगी। ट्रंप की बात पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से 1 लाख से अधिक सैनिकों की जान जा चुकी है। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में परोक्ष तौर पर ईरान भी शामिल है। वह इजराइल से लड़ रहे हमास और लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद पहुंचाता है। इसके अलावा वह यमन में हूती विद्रोहियों की भी मदद करता है। इसके अलावा इराक और मध्य पूर्व के कुछ दूसरे देशों में सक्रिय मिलिशिया की भी मदद करता है। ईरान इस तरह के विद्रोहियों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इजराइल इस बात को भलीभांति जानता है, इसलिए इस साल कम से कम 2 मौकों पर दोनों देश आमने सामने आए। ईरान ने सीरिया के दमिश्क में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल की ओर से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। इसके अलावा इजराइल ने ईरान में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी। हानिया को तो इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक सरकारी गेस्ट हाउस में हमला कर मार डाला। गाजा युद्ध के इजराइल हिजबुल्लाह तनाव को भी अपने चरम पर पहुंचा दिया। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई। नवंबर के अंतिम हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौता करवाया। इसके इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से अधिक समय से चल रही लड़ाई का अंत हुआ। साल 2024 में भारत और कनाडा के राजनयिक रिश्तों में तनाव देखा गया। यह विवाद कनाडा में एक अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ। वह कनाडा का नागरिक था। कनाडा ने इस हत्या में भारत का हाथ बताया। इसका भारत ने तगड़ा विरोध किया। हालात यहाँ तक पहुँचा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने कुछ समय तक वीजा जारी करना बंद कर दिया। कनाडा में लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा भारतीयों के लिए एक बड़ा ठिकाना है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के ठीक पहले भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत एक नतीजे पर पहुंची। भारत और चीन ने पैंगोंग, डेमसोक और अन्य विवादित क्षेत्रों में पुरानी स्थिति बरकरार रखने पर सहमति जताई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पूर्व की स्थिति में लौट गई और उस क्षेत्र में गश्त भी शुरू कर दी गई। इसके बाद और पहले चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सीधे तौर पर नहीं तो पाकिस्तान के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी रहती है। पाकिस्तान, जिसके पास अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने की ताकत नहीं, वह भारत पर हमले की साजिशें करता है। आतंकी संगठनों को धन, बल और हथियार देकर भारत के खिलाफ तैयार करता है। भारत में आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या चेताया था, जरा सुनिए। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है?
सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते भाई। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी
योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। इसी साल ब्रिटेन में भी चुनाव हुए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी के हाथों करारी शिकस्त मिली। लेबर पार्टी के 650 में से 400 से ज्यादा सीटें जीतकर बम्पर बहुमत की सरकार बनाई और कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री बन गए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त का महीना काफी उथल-पुथल रहा। हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अर्थशास्त्री यूनुस मोहम्मद के नेतृत्व में वहां एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती चली गई। इससे भारतीय बांग्लादेश के बीच रिश्ते को प्रभावित हुए। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। वहीं बांग्लादेश ने कहा कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही लड़कों ने अलेप्पो, हमा और होम्स शहरों पर कब्जे के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। HTSS के मुताबिक उनके प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में सीरिया का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बाद में खबर आई कि असद को रूस ने शरण दी है। पाकिस्तान के लिए 2024 काफी उथल-पुथल वाला रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। इससे वहां राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हुई। साल 2025 में इमरान खान के आंदोलन और पाकिस्तान के आर्थिक संकट का असर वहां की राजनीति और स्थिरता पर दिखाई दे सकता है। अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो इसका प्रभाव भारत के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज टाइम। साल आते हैं जाते हैं, कैलेंडर यूं ही नहीं बदलता, जिसके साथ ही देश और दुनिया में नयापन आकार लेता रहता है। साल 2024 ने देश और दुनिया को कई यादें दी हैं, कुछ अच्छी तो कुछ भयावह है। आने वाला नया साल 2025 देश और दुनिया के लिए बेहतर साबित हो, सद्भावना की नई बयार बहे और आपसी रिश्तों में आई खटास हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं अलविदा।